स्टूडियो बनाना हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम ज़रूर होता है और मेरा भी था कि 45 की एज से पहले मुझे अपना स्टूडियो सेटअप करना है। और बाय चांस जिस दिन मैं 45 साल की थी उस दिन मेरे हाथ में मेरे स्टूडियो के पेपर्स भी थे। तो बहुत हेल्प मिली एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी इस चीज़ को समझने में कि आर्ट में मेरे को हीलिंग क्यों मिलती है। जैसे आपको राइटिंग में मिलती है, पॉडकास्टिंग में मिलती है, मुझे आर्ट में मिलती है। ब्रशेस में, कलर्स में टच करते ही कुछ मैजिकल सा हो जाता है लाइफ में ना, कि कुछ सारे दुख दर्द लाइफ के कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस टाइम पे मेरे आसपास कुछ नहीं होता, बस कलर्स, मैं और एक पीस, बस। क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपको लगता है कि एक फीमेल के लिए ज़रूरी है? इसका आंसर मैं अगर 2 एग्जाम्पल से दूंगी तो चलेगा, आई गेस चलेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाती हूँ। जब आप लाइफ में बहुत बड़ा मांग लेते हो भगवान से, तो भगवान आपके बहुत टेस्ट लेता है, चाहे वो लोगों के थ्रू ले या कैसे ले, बहुत टेस्ट लेता है। और जस्ट इन केस आप पास हो गए, वैसे तो लोग नहीं होते उन टेस्ट में पास, क्योंकि जब भगवान टेस्ट लेते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ये चीज़ देखिए कि गर्ल्स को लगता है कि गर्ल्स किट्टी में जाना है या गर्ल्स नेटवर्क में जाना है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बॉयज़ की नेटवर्किंग में भी जाना है, क्योंकि जो लर्निंग आप बॉयज़ नेटवर्किंग में सीखते हो ना, बिजनेस का इंडस्ट्रियलिस्ट बनना या क्या क्या, वो एक वाइब डिफरेंट होती है। अब उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए वहां जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेल फीमेल दोनों के साथ नेटवर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो कभी ऐसा कंपटीशन या कंपैरिजन या जेलसी कुछ अपनों में कभी फील हुई हो तो प्लीज़ शेयर करो। बहुत बार, बहुत बार, मतलब आप कह लो कि हज़ारों बार ये मैंने फील करा है कि हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। रोई भी हूँ कि क्यों भाई मेरे साथ क्यों करा है ऐसा, किसी ने ऐसा क्यों करा। जब आप, वही कह रहे हो ना, जब आपके सपोर्ट सिस्टम में भगवान सिर्फ खड़े होते हैं ना, तो गलत फैसले लेते लेते कब आप राइट फैसलों की तरफ आ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। और यही तो भगवान सिखाना चाहता है, उस अकेलेपन में रहकर उन सारे गलत फैसलों में आपको भगवान राइट फैसले लेना ही तो सिखा रहा होता है। तो ये स्टूडेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है थोड़ा वो मेंशन करोगे प्लीज़? स्टूडेंट के साथ आप कह लो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली कह लो, मेरे फ्रेंड है, मेरी सपोर्ट सिस्टम है। जहाँ मैं नहीं बोल पाती वो पहुंच जाते हैं बोलने। कोई गलती से मेरा प्रोजेक्ट का पिक्चर अपना कह के बोल दे तो वो 4 लड़कियां उसको नीचे कमेंट करने के लिए बैठी हैं। और उनके साथ रिलेशन सिर्फ उनके तक नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का रिलेशन उनकी फैमिली पे भी पहुंचा हुआ है। उनकी पूरी फैमिलीज भी मुझे जानती है, उनके बच्चे भी जानते हैं, उनके बच्चे कितने छोटे थे, बड़े हो गए, सबके साथ मेरा कनेक्शन है। तो मैं आज यंगर सेल्फ को ये बोलना चाहूंगी कि वो लड़ ले एक बार कि मुझे आर्ट फील्ड में ही जाना है, मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगी। और एक और मैसेज उसको देना चाहूंगी कि अब बहुत प्यारी है तू, और बहुत अच्छा लाइफ है तेरी, और बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं, और भगवान और यूनिवर्स तेरा बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो बिलीव इन योरसेल्फ। Hello and welcome back to another episode of The Mubarak Show. We have with us today शालिनी मैम। प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है मैम की। शालिनी मैम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। शुरुआत अपनी ज़िंदगी की दिल्ली से हुई, ग्रेजुएशन परस्यू करी, सीए परस्यू करी, लेकिन इन सब के बाद जो वो पैशन था आर्ट एंड क्राफ्ट का, अल्टीमेटली वही प्रोफेशन बना। एंड हमारी पॉडकास्ट की कोशिश यही होती है कि ऐसे पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज आप सबके साथ शेयर की जाएं, मोटिवेशनल जर्नीज शेयर की जाएं, जिससे शायद आप भी जिस पैशन को फॉलो कर रहे हो आपको भी लगे कि इसी में मेरी हीलिंग है। एंड हीलिंग इज़ द वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट, बिकॉज अपने पैशन को प्रोफेशन तो बनाया ही शालिनी मैम ने, उसी के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के पैशन में अपनी लाइफ की हीलिंग भी उनको फील हुई। एंड ये हीलिंग जर्नी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट की एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो जर्नी है, ये सारी आज मैम के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स होप कि ऐसी ही बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव बात आज शालिनी मैम के साथ रहने वाली है। शालिनी मैम, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू मुबारक जी। बहुत बड़ा फियर ओवरकम करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कैमरे को फेस करना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। Thank you so much, ma'am, and thank you so much for accepting the invite. And let's start with the first question. First question मेरा आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट की जर्नी की शुरुआत आपकी लाइफ में कैसे होती है, एंड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन इस हद तक कि वो सिर्फ जो शुरुआत थी वो स्टूडियो ही बन गई। थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। सर, आर्ट एंड क्राफ्ट का में आना मेरा कुछ प्लान नहीं था।
बस ये कह लो कि भगवान की तरफ से प्री प्लान था, डेस्टिन्ड था कि मुझे इस फील्ड में ही आना था। बचपन से बहुत डूडलिंग करती थी टेबल्स पे, स्टडी टेबल्स पे और ऑफिस कॉलेज के बेंचेस पर, सब जगह। बट ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड को परस्यू करूँगी। बट ये प्री डेस्टिन था। कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ दिए कि पहुंचा ही दिया मुझे इस जगह पे ना। और स्टूडियो को शुरू करना एक आर्टिस्ट की ड्रीम होता है, जैसे हर किसी का एक ड्रीम होता है, वैसे आर्टिस्ट का एक स्टूडियो सेटअप करना, अपना पर्सनल एक डेन बनाना जहाँ पे सिर्फ उसके ख्वाब पूरे होने का, या उसके कह लो कि उसका एक पर्सनल स्पेस होता है जहाँ पे वो बहुत कंफर्ट फील करता है। तो स्टूडियो बनाना हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम ज़रूर होता है, और मेरा भी था कि 45 की एज से पहले मुझे अपना स्टूडियो सेटअप करना है। और बाय चांस जिस दिन मैं 45 साल की थी, उस दिन मेरे हाथ में मेरे स्टूडियो के पेपर्स भी थे। तो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा एक ड्रीम बहुत अच्छे से पूरा हो गया था। अमेजिंग मैम। एंड आपने तो शुरुआत ही बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज के साथ कर दी। आपने बार्स बड़ी हाई सेट कर दी आज के पॉडकास्ट के लिए। ओके मैम, मूविंग नेक्स्ट। अभी तक आपने आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, नॉट जस्ट फॉर पैशन, अभी तो प्रोफेशनली भी बहुत से काम, बहुत से प्रोजेक्ट्स किए होंगे। तो एनी स्पेसिफिक आर्ट वर्क जिसको बनाने के बाद आपको बहुत ही प्राउड फील हुआ हो? सर, कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता। आर्टिस्ट की जर्नी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो उसके स्टेप्स अप करने में, उसको लाइफ की जर्नी को अप लेके जाने में, आर्टिस्टिक जर्नी को अप लेके जाने में बहुत हेल्प करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। 2018-19 में एक ऑर्डर आया फ्लोरिडा से, था मतलब किसी के हाउस वार्मिंग का था। तो वहाँ पर उन क्लाइंट ने मुझसे बहुत चेंजेस करवाए, बहुत मतलब बहुत हद से ज़्यादा चेंजेस करवाए। आई वाज लाइक कि क्या है 25-30 हज़ार के ऑर्डर के लिए इतना ज़्यादा सरदर्द, ये वो। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लिए कुछ ग्राउंड सेट कर रहे हैं भगवान, कि मुझे उस प्रोसेस से निकलना, वो पेशेंस रखना, उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी था। 2019 में मैंने फ्लोरिडा भेजा। 2020 में कोविड में जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, सेम टेक्निक जब मैंने क्लासेस में अप्लाई करी, तो वो आज शालिनी का सिग्नेचर स्टाइल है, जो मैं अपने आप को समझ रही थी कि मुझे वो ग्राइंडिंग हो रही है या क्यों मेरे को क्लाइंट इतना परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा एक स्टेप अप करने के लिए भगवान प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में वो शालिनी का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया है, जो मेरे को उस ग्राइंडिंग ने सिखाया था। तो हर प्रोजेक्ट, हर वो आपको तंग करने नहीं आता, आपको स्टेप अप करने के लिए आता है। तो कभी भी तंग नहीं होना। अब ये सीख लिया मैंने कि तंग नहीं होना है किसी भी नेगेटिव से। बस सीखो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है और आपको अपग्रेड कर रहा है, बस दैट्स इट। Amazing, ma'am. Again, second question, second answer, full of motivation, full of Thank you. positivity. And these are the positive words that we really want on the Mubarak show. That is what we've done in last 81 episodes. That is what we really want to do in this 82nd episode as well. मैम, healing की पहले हम बात कर रहे थे। हर इंसान अलग अलग काम में अप्स एंड डाउन्स में गुजरता है, एंड यू नेवर नो कि किस चीज़ से उसे हीलिंग फील हो। आपने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट इज़ नॉट जस्ट नाउ अ पैशन और प्रोफेशन, इट वाज अ काइंड ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ। तो ये जो आर्ट वर्क हम कहते हैं, तो इसमें आपने हीलिंग कैसे फील करी, या कोई लाइफ का कोई डिफ़िकल्ट फेज़ हो जिसमें निकलने में आर्ट ने ही आपकी हेल्प की हो? आर्ट एंड क्राफ्ट का 2007 में जब मेरे को कोलाइटिस डायग्नोज हुआ, तो तब मैंने जस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आर्ट की क्लास ज्वाइन करी थी, लाइक ग्लास पेंटिंग ज्वाइन करी थी, अपने से बहुत यंगर गर्ल से सीखने के लिए। तो तब तो डिस्ट्रैक्शन था, बट पता नहीं क्यों हर हर ईयर के साथ मेरा ये पैशन की तरफ कन्वर्ट होता गया। लाइक एक टर्निंग पॉइंट की तरह 2007 आया, मेरे को डायग्नोज हुआ और मेरा भगवान ने टर्न कर दिया लाइफ का पूरा डायरेक्शन ही। और कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बट करते करते इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई मैं इन सब चीज़ों में कि मैं एक स्टेज आई कि मैंने कहा कहाँ जा रही हूँ मैं, ये मतलब इतना ज़्यादा पैशन किसी चीज़ को लेकर। और फिर पता चला कि ये सब चीज़ें प्री डेस्टिन्ड थी। अगर मैं आपको कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे बहुत हेल्प करी अपने लाइफ के पर्पस को सेट करने में, या ये चीज़ देखने में मैं क्यों इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ। और फिर मुझे पता चला कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरी अनफिनिश्ड बिजनेस था, कि लाइक मैं आर्ट की फील्ड में ही कुछ थी, जो कुछ रह गए थे मेरे ड्रीम्स, उस लाइफ मुझे ये मिली है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत हेल्प मिली
एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी इस चीज़ को समझने में कि आर्ट में मेरे को हीलिंग क्यों मिलती है। एक अलग अलग है ना, जैसे आपको राइटिंग में मिलती है, पॉडकास्टिंग में मिलती है, मुझे आर्ट में मिलती है। ब्रशेस में, कलर्स में टच करते ही कुछ मैजिकल सा हो जाता है लाइफ में ना, कि कुछ सारे दुख दर्द लाइफ के कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उस टाइम पे मेरे आसपास कुछ नहीं होता, बस कलर्स, मैं और एक पीस, बस। मैम ये तो आपने एग्जैक्टली वो दिल की बात कह दी। जो चीज़ें आपको आर्ट के साथ, पेंट ब्रश के साथ फील होती हैं, वो एक राइटर को कलम के साथ फील होती हैं। राइट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द थिंग दैट हैपन्स विद मी। सारा दिन जितनी मर्जी भाग दौड़ में मैं फंसा हुआ हूँ, रात को डिनर के बाद जब मैं अपना लिखने वाला टाइम उसमें उस जोन में जाता हूँ, तो दैट एक्चुअली हील्स मी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना थका हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है, मुझे एक्चुअली मैं सोना भूल जाता हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं लिख रहा होता हूँ। हाँ एग्जैक्टली ये भी सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है कि पेन नहीं समझ में आती है कि बैक एक हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, कुछ नहीं समझ में आता। जब आप कलर्स के साथ होते हो, डिजाइन्स के साथ होते हो, आप दुनिया से दूर होते हो। अगेन रिलेटेड टू द सेम थिंग, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी हम अपने हीलिंग की भी बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अहम हिस्सा रहता है अपने फियर्स को ओवरकम करना। अगर किसी भी तरह का कोई डर है या स्ट्रेस है, या वैसे ही हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि शायद ये मैं ना कर पाऊँ, उस वजह से हम अपने आप को ही कई बार पुल डाउन कर लेते हैं। तो कोई डर या कोई फियर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको पीछे खींच रहा था और आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल था स्टूडियो बनाने तक पहुंचने तक? तो मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ जहाँ पर गर्ल्स का काम करना ठीक नहीं माना जाता। उनको पढ़ाया जरूर जाता है, बिकॉज मैरिज में आजकल डिमांड है कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो ऐसे जो एटमॉस्फेयर में मतलब बड़ा हुआ है कोई, तो उसके लिए घर से बाहर निकलना, स्टूडियो सेट करना, उसके लिए बहुत बड़ा एक फियर है, क्योंकि घर एक कंफर्ट जोन है। घर में आपका सब कुछ अपना है, वो है। बाहर के समाज से आप इतने नहीं जुड़े हुए होते हैं, बट जब आप बाहर निकलते हो तो आपका एक डिफरेंट काइंड ऑफ होराइजन हो जाता है। बहुत सेटबैक्स भी होते हैं, धोखे मिलते हैं, सब मिलते हैं। उसको, सब चीज़ों को, कंफर्ट जोन को छोड़ना एक बहुत बड़े फियर को से बाहर आना था। तो चेंजेस फील करे कि नहीं, बहुत ज़रूरी था लाइफ में ये सब चीज़ें सीखना, सेटअप करना, एक अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था। मैम आपने एक अपनी बचपन के हिसाब से, या जब आप ग्रो अप हो रहे थे, आपने बताया एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने फील किया, उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। सो क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपको लगता है कि एक फीमेल के लिए ज़रूरी है? इसका आंसर मैं अगर 2 एग्जाम्पल से दूंगी तो चलेगा, आई गेस चलेगा। बचपन में मेरी एक आंटी होती थी, तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई और लॉयर थे वो। तो वो जब गए थे ऑफिस सुबह, तो उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था। तो जब वहाँ पे कैबिन में पहुंचे, बाई चांस हार्ट अटैक हुआ या जो भी हुआ, सडन डेथ थी। तो जब वो घर आए तो उनकी जो वाइफ थी, ठीक है दुख था कि हस्बैंड चले गए, ऑल ऑफ सडन गए हैं, बट उनके दिमाग में ये भी बात थी कि सुबह ब्रीफकेस लेके गए हैं और उसमें 3-4 लाख रुपए थे। तो उन्होंने अब उनके असिस्टेंट से पूछा कि वो बैग कहाँ है। सबको ये लगा कि लेडी इज फोकस्ड ऑन मनी, पर अंदर से उस लेडी ने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल भी करा कि भाई मेरे पास 2 गर्ल्स हैं जिनको मैंने बड़ा करना है, मेरे लिए फाइनेंशियली मेरे को सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए वो 3 लाख आज से 30 साल पहले बहुत होते थे 3 लाख। एक ये एग्जाम्पल हो गया कि क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट के हस्बैंड की डेथ हुई। उसका कॉल आया कि मैम ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैंने उसे बोला कि लाइक क्या है फाइनेंशियल, तुम्हारा क्या वो है? कह रहे मेरे हस्बैंड ने ना मुझे कभी काम नहीं करने दिया। उनको लगता था कि गर्ल्स को बाहर नहीं जाना, सीख लो, तुमने जो मर्जी सीखना है घर में यूज़ करो, गिफ्टिंग के लिए यूज़ करो, बट काम नहीं करना, पैसे नहीं कमाने इससे। तो मैंने कहा अब तुम, आपको ज़रूरत है इसकी? तो कह रहे हाँ है। मैंने कहा निकलो फिर बाहर, अब ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। शायद भगवान ये चाहते हैं कि तुम अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और प्रेयर करो कि ऊपर से वो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हारे हस्बैंड, इस चीज़ के लिए। तो यही 2 रीज़न है कि लाइफ में कब आपको ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, आपको पता नहीं चलता। कब वक्त आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है कि भाई अब चाहिए चेंज तुम्हारे में। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कोविड में हमने देखा है कि बहुत गर्ल्स ने घर चलाए हैं। तो आज ये चेंज हो चुका है पोस्ट कोविड, ये सारी चीज़ें, कि आपको गर्ल्स को भी इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि ड्राइवर और कंडक्टर कोई भी हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
होना ही चाहिए आजकल। आजकल खर्चे सर इतने ज़्यादा हो गए हैं, फैमिली की इनकम में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो गए ज़माने जब सिर्फ लड़के घर चलाया करते थे, आजकल गर्ल्स को आगे आना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। बिल्कुल मैम, एंड बड़े पॉजिटिव एक तरह से लाइफ लेसन से रिलेटेड आप ये बातें कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू वन पर्सन, ये तो ये घर घर की बातें हैं। हाँ बिल्कुल, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए फीमेल्स के भी, लिए भी। दोनों के लिए ही अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट करना, सपोर्ट करना और अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करना बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स हैं। बट इस सब में मैम बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में पीछे कुछ हुआ और हम वहीं पे अटके रह गए। और आप पहले बात करते हुए आपने एक फॉरगिवनेस टर्म यूज करी और वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रह गई। तो लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी लाइफ में होते हैं, तो लाइफ लेसन से रिलेटेड कुछ इन स्पेसिफिक है जो आप शेयर करना चाहो, मे बी रिलेटेड टू फॉरगिवनेस, क्योंकि वो टर्म आपने बोली ऐसे कि मेरे दिमाग में रह गई। मैं कहा इसके बारे में जरूर पूछूंगा मैं आपसे। ओके मुबारक जी, इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेके जाती हूँ। जब आप लाइफ में बहुत बड़ा मांग लेते हो भगवान से, तो भगवान आपके बहुत टेस्ट लेता है, चाहे वो लोगों के थ्रू ले या कैसे ले, बहुत टेस्ट लेता है। और जस्ट इन केस आप पास हो गए, वैसे तो लोग नहीं होते उन टेस्ट में पास, क्योंकि जब भगवान टेस्ट लेते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। और गलती से जब आप पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, आपकी ड्रिलिंग शुरू होती है, आपकी पॉलिशिंग शुरू होती है। अब भगवान तो खुद आते नहीं है पॉलिशिंग करने, वो ज़रूर किसी रिश्तेदार के थ्रू या किसी मेल के थ्रू, कोई कलीग के थ्रू, कोई बॉस के थ्रू आपकी लाइफ में लोग भेजते हैं कि अब इसको पॉलिशिंग की ज़रूरत है क्योंकि इसका ड्रीम बहुत बड़ा है, तो पॉलिशिंग करो इसकी ताकि ये तैयार हो उस ड्रीम के लिए। तो अब इस सब चीज़ों में जो आपकी पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो वो इंसान गलत हुआ नहीं ना, क्योंकि उसको ड्यूटी मिली है ये पॉलिशिंग की, भगवान ने दी है और वो कर रहे हैं, तो वो बंदा गलत नहीं हुआ। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को देखें तो जो जिस बंदे को वो ड्यूटी मिली है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसमें उसने गलत नहीं करा, तो आपको उसको फॉरगिव करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को फ्री रखने के लिए। क्योंकि जो सामने आपके लिए गलत कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, उसको ड्यूटी मिली थी आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए। तो फॉरगिवनेस में यही होता है कि आपको सोच समझ के अपनी एनर्जी खर्च करनी है कि कितनी देर कितनी चीज़ अपने मन में रखनी है और मूव ऑन करना है उसके बाद। तो मैं फॉरगिवनेस में यही कहूँगी कि उन लोगों को वो ड्यूटी दी थी, उन्होंने वो करी है, तो वो बंदे गलत नहीं है। तुम अपनी सिचुएशन में अपग्रेड होने के लिए उस फेज से निकलना बहुत ज़रूरी था। और आपको लगता है कि उस फेज से निकलने के लिए फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे, सो दैट वो आपका ध्यान आसान नहीं हो जाएगी लाइफ अगर हम मूव ऑन करने के लिए फॉरगिव कर रहे हैं। और स्पेस क्यों दें, खाली अपने दिमाग का स्पेस लोगों को फ्री में क्यों दें, रेंट आउट क्यों करें, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। मैम बहुत बार ये बातें करी जाती हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल अराउंड मी, लिटरेरी फोरम्स में भी ये बातें सुनने को तो बहुत मिलती हैं। लेकिन किसी को फॉरगिव करना, लेट्स से लाइफ में कोई बहुत बैड एक्सपीरियंस किसी के साथ रहा, वो प्रोफेशनली भी हो सकता है, किसी ने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, इस तरह के भी बहुत से इश्यूज होते हैं जो चीज़ें अटकी रह जाती हैं कहीं ना कहीं माइंड में कि यार क्यों ऐसा किया ना। सो वो फॉरगिवनेस टर्म बोलनी बहुत ईजी है, बट किसी को फॉरगिव करना, इज इट ईजी और डिफिकल्ट, व्हाट डू यू नहीं, थिंक? जब मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करा तो 2020 में जब ऑनलाइन क्लासेस हुए तो बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए, प्रोफेशनली भी बहुत हुए, लोगों ने पैसे मारे, बहुत हुआ, फिर पर्सनल इश्यूज भी हुए लाइफ में, पर्सनल भी बहुत सारे चेंजेस आए। बट उसमें ये देखा कि हर जो फेज आया था वो मुझे सिखा क्या रहा था, और जब देखा कि उसने तो मुझे बहुत अपग्रेड कर रहा है। अगर वो ना हुआ होता तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट करी होती, अगर वो ना हुआ होता तो आज मैं एक और कंपनी की एक ओनर ना होती। आई हैव 2 कंपनीज एक्चुअली। तो हर फेज ने मुझे अपग्रेड करा है, तो वो गलत क्यों हुआ, वो तो अच्छा ही हुआ ना। जो फेज गलत आया तो वो मेरे लिए अच्छा रहा, तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए फॉरगिव करना लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं रोई नहीं थी, उसमें रोई भी थी उन फेजेस में, बट जब समझ रही हूँ, अब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ 6 साल की जर्नी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा करा है मैंने, बहुत ग्रो करा है इनफैक्ट। मैम एक और बात बताओ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, इसमें मेल एंटरप्रेन्योर या फीमेल एंटरप्रेन्योर वाला हम वो एस्पेक्ट नहीं लेके आ रहे हैं, बट जस्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टिंग योर ओन वर्क, इन योर केस योर स्टूडियो, तो उसमें कई बार हम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। बहुत से सेक्रीफाइसेस, ओवर टाइम काम पे देना, उस वजह से अपना ख्याल ना रख पाना। बट योर ओन जर्नी, ये जो स्टूडियो बनाने की, आर्ट स्टूडियो जब आप रन कर रहे हो, तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल जो आपकी जर्नी है,
इसने सेल्फ लव या सेल्फ केयर से रिलेटेड आपको कुछ इन स्पेसिफिक सिखाया हो जो आप शेयर करना चाहो? अब इसको भी एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी मैं आपको कि हमारी सोसाइटी में ना अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो गर्ल्स को एक बहुत स्वीट टॉफी दे दे के कि आप वाइफ हो, आपको ये नहीं करना, आप मदर हो, आपको ये नहीं करना, पहले बच्चों का ख्याल रखो, वो करो। पर एक टाइम आता है गर्ल्स की लाइफ में, एक खालीपन नजर आता है कि भाई बचपन में मेरे भी तो ड्रीम थे, मैं माँ बन गई, मैं वाइफ बन गई, तो मेरा ड्रीम कौन पूरा करेगा? मैं बन तो गई क्योंकि हमारी सोसाइटी के रिवाज हैं ऐसे। तो वो जो एक हॉलो, एक वॉइड सा क्रिएट हो जाता है उनकी लाइफ में, गर्ल्स की यूजुअली। क्योंकि मैं बहुत सारी गर्ल्स के साथ कनेक्टेड हूँ, 5-6 साल से मेरे पास अराउंड 500-600 है मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे क्लासेस के थ्रू मेरे से कनेक्टेड है। तो उनके फीडबैक से मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक छोटा सा ड्रीम है कि मुझे अपना कुछ करना है, मुझे अपना कुछ करना है। तो जब सारे समाज से, सोसाइटी से, फैमिली से लड़कर जब एक गर्ल बाहर निकलती है तो वो सेल्फ लव के मोड में निकलती है कि अब मुझे अपने आप से प्यार हो गया है, पहले मैं अपना कप फिल करूंगी प्यार से, फिर मैं तुम लोगों को बांटूंगी। तो सेल्फ लव तब आता है जब आप अपने लिए कुछ सोचना शुरू करते हो। और मेरे लिए स्टूडियो खड़ा करना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आई हूँ वहां पे बिल्कुल आसान नहीं था, बट करा क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार हो गया था कि मुझे तो करना है भाई, एक ही लाइफ मिली है, मुझे नहीं पता अगला जन्म आएगा नहीं आएगा, तो मुझे करना था। तो सेल्फ लव ने बहुत कुछ सिखाया कि ठीक है, बाकी सारे लोग एडजस्ट करेंगे, अभी मैं अपने आप से प्यार कर लूँ। अमेजिंग मैम, एंड Thank you. वंस अगेन वो सेल्फ लव और अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर, इट इज सो क्लियर बिकॉज जब आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हो, यू आर रियली हैप्पी टॉकिंग अबाउट दोस Really. बट स्पेसिफिकली अगर मैं विमेन से कनेक्शन की बात करूं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू हैव लर्नड बाय कनेक्टिंग विद अदर विमेन इन द सोसाइटी? 10-11 साल पहले ना एक किटी ज्वाइन करी थी मैंने, जैसे गर्ल्स किटी होती है उसमें। वहाँ गई 2-3 बार, तो वहाँ पे जाके लगा कि क्या चल रहा है, गॉसिपिंग चल रही है और बस ये चल रहा है। फिर 2-3 बार जाने के बाद लगा कि नहीं, आई डोंट बिलोंग हियर, मेरे को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो चलो हुआ, तब मेरा नेटवर्किंग का गर्ल्स के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैंने IIM बैंगलोर से एक कोर्स ज्वाइन करा था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। तो उसमें बताया कि नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो फिर मैंने स्टार्ट करा नेटवर्किंग करना। फिर लास्ट ईयर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन करा, WFC वुमेन्स फन क्लब। तो मुझे लगा कुछ फन होएगा, फिर वही किट्टी विट्टी होएगी, चलो चलते हैं मिलते हैं। बट वहाँ की जो फाउंडर है हरप्रीत, जेम है, मतलब वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है। रिसेंटली उसने मुझे एक वर्कशॉप पे भेजा जहाँ मैं अकेली गर्ल थी और सारे मेल इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब थे। तो आई कॉल्ड हर कि भाई कहाँ भेज दिया मुझे ये? तो कह रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सिट देयर, लर्न फ्रॉम देयर और फील प्राउड कि पूरे ग्रुप में यू आर द ओनली गर्ल हु इज अटेंडिंग दैट वर्कशॉप। तो नेटवर्किंग ने मेरा डिस्कनेक्ट करवाया वर्ड से, और एक जेम ने नेटवर्किंग में फिर से इंट्रोड्यूस करवाया कि कुछ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ वही नहीं, मैंने बहुत सारे ये चीज़ देखी है कि गर्ल्स को लगता है कि गर्ल्स किट्टी में जाना है या गर्ल्स नेटवर्किंग में जाना है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बॉयज़ की नेटवर्किंग में भी जाना है, क्योंकि जो लर्निंग आप बॉयज़ नेटवर्किंग में सीखते हो ना, बिजनेस का इंडस्ट्रियलिस्ट बनना या क्या क्या, वो एक वाइब डिफरेंट होती है। आप उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेल फीमेल दोनों के साथ नेटवर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मैम। मैम आपके इतने वेरिड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो लेट मी आस्क यू दिस, मे बी अ बिट पर्सनल, बट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें अपनों से ही जेलसी या कंपटीशन या वैसा कुछ फील होने लगता है जो हमें बाद में एहसास होता है कई बार कि यार ये तो मेरे साथ था और इसी ने मेरा नुकसान कर दिया। दैट मे बी अ फैमिली मेम्बर, दैट मे बी अ फ्रेंड, दैट मे बी जस्ट अ क्लाइंट, अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो कभी ऐसा कंपटीशन या कंपैरिजन या जेलसी कुछ अपनों में कभी फील हुई हो तो प्लीज़ शेयर करो। बहुत बार, मतलब आप कह लो कि हज़ारों बार ये मैंने फील करा है कि हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। रोई भी हूँ कि क्यों भाई मेरे साथ क्यों करा ऐसा, किसी ने ऐसा क्यों करा। फिर अब जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई तो समझ में आया कि भाई अगर आप में कोई अच्छी चीज़ है तभी लोग जेलस फील कर रहे हैं। तो फील प्राउड कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि 10 लोग आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो रादर देन वरिंग अबाउट, यू फील प्राउड कि भाई
कुछ तो है बात, कुछ तो बात है आपके काम में, आप में, कि लोग जेलस फील कर रहे हैं। बट एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो दूसरों से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, कि इंस्टेड ऑफ जेलसिंग और इतना नेगेटिव उनके पाथ पे इतने हर्डल्स क्रिएट करने से अच्छा जाके पूछो कि भाई कैसे करा, हमें भी मैजिक मतलब बताओ कि आपने लाइफ में अपने सपने जो आपने पूरे कर रहे हैं हमें भी सिखाओ, रादर देन उनके पाथ पे हर्डल्स क्रिएट करने के। इन सब सिचुएशंस में कई बार अकेलापन भी फील होता है। इंस्टेड ऑफ वो सपोर्ट सिस्टम जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वहीं से ही हमें अकेलापन आना शुरू हो जाएगा तो इट इज़ नॉट ईजी टू गो थ्रू। सो वो अकेलापन कभी फील किया हो, लोनलीनेस फील की हो, या उसमें से गुजरने की स्ट्रेंथ कहाँ से आई हो, कुछ अगर शेयर करना चाहो। 3 साल पहले जब मैंने स्टूडियो सर खोला था अपना, तब मैंने अपने घर के पास खोला था। पहले ये वाला नहीं था, करंट वाला नहीं था, पहले एक डिफरेंट था। तो जब खड़ा तो देखा कि सारी दुनिया ने अकेला कर दिया, बहुत बातें बना रहे थे मेरे बारे में और बहुत कुछ कर रहे थे। तो शुरू में तो बहुत लोनलीनेस फील हुई। फिर लगा कि भगवान ने ये ब्लेसिंग की तरह मुझे दिया है, क्योंकि जो समाज की क्रिएट करी हुई, फैमिली की कंडीशनिंग की क्रिएट करी हुई जो परतें थी, वो उतारनी बहुत ज़रूरी है लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए। क्योंकि जो मैं मांग रही हूँ भगवान से बड़ा चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए मुझे समाज को, दुनिया को, की दी हुई कंडीशनिंग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो लोनलीनेस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो। जिस चीज़ में आप, कुछ लोगों को ये लगता है कि अकेलापन है, डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, उस चीज़ को मुझे एक ब्लेसिंग की तरह मुझे फील हुई कि अच्छा हुआ मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अपने डिज़ाइंस पे वर्क कर पा रही हूँ। तो लोनलीनेस में ये चीज़ समझ आई कि आपके 2 हाथ नहीं होते, आपके 8 हाथ होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर रहे होते हो। आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो चुके होते हो, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हो चुके हो। तो कौन कहते हैं लोनलीनेस गंदी चीज़ है? बहुत अच्छी चीज़ है, रहना चाहिए। सॉलिट्यूड में लोगों को रहना चाहिए। लोग आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज करने जाते हैं, विपासना करने के लिए 7-7, 8-8 दिन जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं। उसकी जगह अगर खुद को ही साइड कर लो थोड़े दिन, तो बहुत कुछ गेन कर पाएंगे लाइफ से। मैम, आपने अभी बात करते हुए जो अभी अभी आपने आंसर दिया, उसमें आपने डिसीजन का भी मेंशन किया एक टर्म। सो बट जब हम अकेले होते हैं, कई बार वी नीड सजेशंस, वी नीड गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने भी लाइफ में बहुत गलत फैसले लिए, बट जब आप, वही कह रहे हो ना, जब आपके सपोर्ट सिस्टम में भगवान सिर्फ खड़े होते हैं ना, तो गलत फैसले लेते लेते कब आप राइट फैसलों की तरफ आ जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। और यही तो भगवान सिखाना चाहता है, उस अकेलेपन में रहकर उन सारे गलत फैसलों में आपको भगवान राइट फैसले लेना ही तो सिखा रहा होता है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं लाइफ में ना। जी मैम, एंड जब भी आप ये चीज़ें बोलते हो, वो मैनिफेस्टेशन वाला एक बड़ा पॉजिटिव सा ना आपके फेस पे दिखता है कि कितना इम्पैक्ट है बहुत आपके ऊपर खुद के ही पॉजिटिव वर्ड्स का। तो जब भी आप पॉजिटिव सी स्टेटमेंट देते हो, आप बड़े बड़े दिल से, बड़ी खुशी के साथ वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हो। सो इट डेफिनेटली शोज हाउ हार्ड यू हैव वर्कड टू अचीव व्हाट यू हैव अचीव्ड टुडे। बट मैम, पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपने काम से रिलेटेड, उसी को मैं दोबारा थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सटेंड कर रहा हूँ। कई बार अपने काम में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते। पहले मैं सेल्फ केयर की आपके साथ बात कर रहा था, बट नाउ हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इज इट टू अंडरस्टैंड द लाइन बिटवीन बीइंग बर्नट आउट एंड बीइंग पर्पसफुली बिजी। बिजी रहना एक बिजी रहना अपने काम में प्रोग्रेसिव वे में एक एस्पेक्ट है, लेकिन अपने आप को इस हद तक बिजी कर लेना कि हम बर्न आउट हो जाएं, काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें लगता है तो करना पड़ेगा। तो उस हद तक जाके काम करना कि हम बिल्कुल ही अपना ध्यान ना रख पाए। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द लाइन बिटवीन दीज टू। लाइन ड्रॉ करना सर बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें, कि कब आप उस पार जा रहे हो या कब आप इस पार आ रहे हो। पर कई बार मुझे लगता है कि जब आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो ना, तो वो काम या बर्डन नहीं लगता आपको। आपको काम से इतना प्यार होता है कि आपको थकावट नहीं नज़र आती। बट हाँ, आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में असर ज़रूर आते हैं, बट आप क्रॉस कर ही जाते हो उस लाइन को ना, कि हो जाता है, बर्नआउट भी हो जाता है। बट ये लगता है कि उस चीज़ से एनर्जी भी तो वहीं से मिलती है ना। और जिस काम ने आपको रिस्पेक्ट, इज्जत और पैसा सब कुछ दिया होता है ना, तो वो काम को आप हद से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हो। मैम, बट जैसे अभी आप इससे पहले भी बता रहे थे, बात करते हुए अकेलेपन की जब हम बात कर रहे थे, तो एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि कई बार हम अकेले रह जाते हैं, हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है,
और जब मल्टीटास्किंग करेंगे, 4 बंदों का काम अकेले करेंगे तो बर्नआउट तो होगा। बिल्कुल। तो हाउ टू वो इट इज़ नॉट एन ईजी, मतलब बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एन ईजी सिचुएशन टू बी थ्रू। तो उसमें उससे उस सिचुएशन से निकलना, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, कैसे पॉजिटिवली गुजरा जा सकता है? रेस्ट करो, संडेज ऑफ लो। बट ये है कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि बाहर से मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स एंड सर्कल्स हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हो कि भाई कैसे करूं। अदरवाइज कुछ अच्छे पॉडकास्टर्स हैं, या रिसेंटली मैंने आपको भी बहुत सुनना शुरू करा है, गर्ल्स से मैंने आपकी जो इंटरव्यू करा है आपने, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, जो रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट देखे हैं। तो मैं हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव उसमें लेती हूँ कि शायद ये जर्नी जो है ये इसी तरीके से ही पूरी की जा सकती है। हर कोई इस पाथ से निकलता है, ये लोनली है, ये डिफिकल्ट है, बट वहां पहुंचने के लिए इस जर्नी को पार तो करना पड़ेगा, इसको No. ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा। नो डाउट अबाउट दैट मैम। अब मैम, जितनी भी हमने बातें करी हैं, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, काम हर कोई कर रहा है, and जो भी बंदा काम कर रहा है उसके लिए ट्रस्ट करना लोगों को, अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करना, वो प्रोफेशनल रिलेशंस भी हैं, पर्सनल रिलेशंस भी हैं, तो वो ट्रस्ट एंड बाउंड्रीज को सेट करना अपने रिलेशनशिप्स में या अपने बिजनेस में, वो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? कोविड ने ना सर हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड ने हमें, हमारे सोसाइटी में भी बहुत कुछ चेंजेस लाए हैं, और रिलेशनशिप में खासकर बहुत चेंजेस लाए हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद डिवोर्स केसेस बढ़ गए। उसका रीज़न जो मुझे ये समझ में आया कि सबने ट्रस्ट और बाउंड्रीज की लाइनें क्रॉस करी हैं। कोविड में जब मेल घर में बैठने लगा तो उसने किचन में इंटरफेरेंस शुरू कर दी, गर्ल्स ने काम करना शुरू करा, जबकि हमारी सोसाइटी में तो एक बंदा कमाता है, दूसरा घर संभालता था मोस्टली। आज भी 90% आई गेस यही चल रहा था कोविड से पहले। तो दोनों ने जब लाइंस क्रॉस करी तो ट्रस्ट इश्यूज आए, बाउंड्रीज क्रॉस हुई, तो खिच तो होनी लाजमी थी। पर यही चीज़ तो समझने वाली है कि कोविड ने ना केवल हमारे सोसाइटी को चेंज करा, हमारे माइंडसेट को भी चेंज की ज़रूरत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि अब ज़रूरत है गर्ल्स को भी काम करने की, बिकॉज इकोनॉमी मांग रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चेंज ज़रूरी है कि अब गर्ल्स को बाहर आके काम करना चाहिए। उनकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता कि आप किसी के साथ काम बातें शेयर करो। बाहर जाके 10 लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें करना उनके होराइजन को बहुत एक्सपैंड करता है। तो गर्ल्स के माइंडसेट को चेंज करने के लिए कह लो कोविड आया था, रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, बट जो इस चीज़ को, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए लोग, उनकी लाइफ में क्लैशेस आए हैं कि चेंज लाने के लिए कोविड आया था और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चेंज को, तो लाइफ में हर्डल्स और अपने अपने प्रॉब्लम्स, इश्यूज आएंगे ही आएंगे। नो डाउट अबाउट दैट मैम, बट एट द सेम टाइम अगर हम बिजनेस क्लाइंट्स की भी फॉर एग्जांपल बात करें, ये तो आपने एक एग्जांपल दी घर की, बट देन देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट द पीपल। अब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्लाइंट आपको रीच आउट कर रहा है, बहुत बड़ा आपको ऑर्डर दे रहा है, शायद 10 लाख रुपए का ऑर्डर आए और आपको एडवांस 2 लाख आए और सामान तो आपको बनाना पड़ेगा। अब उस टाइम पे आप उस प्रोफेशनल रिलेशन को ट्रस्ट कर रहे हो और आप बाउंड्रीज भी क्रॉस कर रहे हो कि 10 लाख का काम आप 2 लाख के एडवांस पे शुरू कर रहे हो, जिसका एंड आउटपुट आपको नहीं पता कि उसका आगे क्या होने वाला है। सो ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो ट्रस्ट है, इवेंचुअली हाउ डज दिस लीड अस इन आवर लाइव्स? सीख रही हूँ सर, अभी बहुत बहुत डिफिकल्ट फेज है मेरा भी अभी, क्योंकि 3 महीने ही हुए मेरा ये न्यू स्टूडियो ओपन करे हुए, तो डिफिकल्टीज फेस कर रही हूँ। ये बाउंड्रीज मैं अभी सेट करना सीख रही हूँ, अभी पूरी तरह से नहीं कर पाई, बिकॉज इससे पहले मेरे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन रहे हैं काफ़ी 5 साल, उससे पहले क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। ये बाहर की दुनिया पे तो मैं बहुत अभी घुसी हूँ, तो सीख रही हूँ, सीख जाऊंगी, डेफिनेटली सीख जाऊंगी, क्योंकि मेरा पाथ ने मुझे सिखा दिया, मतलब बता दिया मुझे कि बहुत अच्छे लर्नर हो तुम, हर हर्डल्स को पार करा है तुमने, हर गलती से सीखा है, तो इस गलतियों से भी सीख जाओगे और बहुत अच्छे से आगे हैंडल कर लोगे। Those are some very positive words. Before I ask you the last question, मैम, इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, उससे पहले एक और क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं आपसे पूछूंगा। आपने बहुत बार अपने आंसर्स में बार बार स्टूडेंट्स का जिक्र किया है,
हाँ हाँ पहले भी बीच में भी आपने मेंशन भी किया शायद 600-700 स्टूडेंट्स आप पढ़ा चुके हैं, उसमें ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन भी होंगे। तो ये स्टूडेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है थोड़ा वो मेंशन करोगे प्लीज? स्टूडेंट के साथ आप कह लो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली कह लो, मेरे फ्रेंड है, मेरी सपोर्ट सिस्टम है। जहाँ मैं नहीं बोल पाती वो पहुंच जाते हैं बोलने। कोई गलती से मेरा प्रोजेक्ट का पिक्चर अपना कह के बोल दे तो वो 4 लड़कियां उसको नीचे कमेंट करने के लिए बैठी हैं। और उनके साथ रिलेशन सिर्फ उनके तक नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का रिलेशन उनकी फैमिली पे भी पहुंचा हुआ है। उनकी पूरी फैमिलीज भी मुझे जानती है, उनके बच्चे भी जानते हैं, उनके बच्चे कितने छोटे थे बड़े हो गए, सबके साथ मेरा कनेक्शन है। कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है, इतने बड़े अमाउंट को, इतने बड़े स्टूडेंट के सर्कल को हैंडल करना एग्जॉस्टिंग तो है, नो डाउट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कभी भी फोन आ जाता है, ये हो गया वो हो गया, और कोई स्टूडेंट आधे घंटे से पहले कॉल रखता नहीं है। अब आप बताओ 24 घंटे में आपके 4-5-6 स्टूडेंट्स भी अगर ऐसे कॉल आ जाए तो कैसा लगेगा। यही रीज़न है कि अभी मैंने टीचिंग को पॉज दिया है कि एक बार मैं अपने कप को फिर से फिल कर लूँ, मैं फिर प्यार बांटने के लिए तैयार हो जाऊंगी। बट अभी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा खुद का कप एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि मैं सारा प्यार सारा सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को बांट चुकी थी। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मुझे अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है जो मेरे दिल के बहुत करीब थे, जो मैं करना चाहती थी। जब मैं अपने कप को फिल कर लूंगी तो मैं शायद दोबारा से टीचिंग में आ जाऊंगी। अमेजिंग मैम। एंड ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट। वैसे तो कई बार हम पूछ लेते हैं कि अपनी जर्नी के से आपने क्या सीखा या क्या मैसेज देना चाहोगे, बट थोड़ा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर ये जर्नी शुरू करने से पहले जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, लेट्स से आज से 10-15-20 साल पहले जो आपका यंगर सेल्फ था, तो उस यंगर शालिनी को आज आउट ऑफ ऑल द एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस आज 10-15-20 साल पीछे जाके कोई मैसेज देना हो अपने ही आपको, तो वो मैसेज क्या होगा? 20-25 साल पुरानी शालिनी को अगर मुझे मैसेज देना होगा तो मैं ये बोलूँगी कि मुंह खोल और ये बोल कि मुझे सीए नहीं करनी है। मेरी जर्नी को बहुत लंबा ले जाएगी ये। मेरी आर्ट जर्नी थी, मैंने बोला था पापा को इनफैक्ट कि मुझे आर्ट फील्ड में जाना है, और पापा ने समहाउ इग्नोर कर दिया था तब। तो मैं आज यंगर सेल्फ को ये बोलना चाहूँगी कि बोल लड़ ले एक बार कि मुझे आर्ट फील्ड में ही जाना है, मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगी। और एक और मैसेज उसको देना चाहूँगी कि अब बहुत प्यारी है तू, और बहुत अच्छा लाइफ है तेरी, और बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं, और भगवान और यूनिवर्स तेरा बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो बिलीव इन योरसेल्फ। बस यही मैसेज अपने यंगर सेल्फ को ज़रूर देना चाहूँगी कि ड्रीम्स देखे हैं तो पूरे ज़रूर कर पाएगी। हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये वर्ड्स आपने बात करते हुए बहुत बार मेंशन किए हैं। ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन है, या अपने ही काम में अपनी लाइफ में जब हमें हीलिंग फील होनी शुरू होती है, थोड़ा उस सफ़र के बारे में बताओगे कि ये हीलिंग या स्पिरिचुअल जर्नी जो है, इसका एहसास आपको कब हुआ और आपकी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन कैसी आई इसके बाद? ट्रांसफॉर्मेशन तो सर 10th के बाद आई थी एक्चुअली। अब बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है, आई यूज टू बी अ वेरी डल स्टूडेंट। अगर 10th का बताऊं तो मेरे 48% आए थे। तब बहुत एम्बैरेस फील हुआ था मुझे कि बहुत कम मार्क्स थे। मेरी सिस्टर जो एल्डर सिस्टर थी वो बहुत स्टूडियस थी और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो तब बहुत एम्बैरेस फील हुआ। तब मेरी शिव जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। 11th में मैंने बहुत पूजा करी शिव जी की कि भाई मुझे इतना डल, मुझे इतना नालायक बच्चा क्यों बनाया है। तो उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, 11th में आई वॉज द टॉपर, 12th में भी आई वॉज द सेकेंड टॉपर, कॉलेज में भी आई वॉज द सेकेंड टॉपर, ऐसे सीए में भी नॉन स्टॉप मेरी जर्नी चलती गई। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ या शिव जी की तरफ मेरा, या उन्होंने मुझे खींच लिया अपनी तरफ कि ये बेचारा बच्चा दुखी है कि इसके मार्क्स क्यों कम आ गए, उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया या मैं खींची चली गई, ये कनेक्शन मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बट ये है कि जब जब मैं डाउन फील करती हूँ ना, तो बस मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, और वही मुझे हील भी करते हैं, वही मुझे सपोर्ट भी करते हैं, और वही मुझे रास्ते भी दिखाते हैं। तो ये मेरा रिश्ता शिव जी के साथ डिफरेंट है। और जो शिव जी के साथ कनेक्टेड है सिर्फ वही समझ पाएंगे इस रिश्ते को। जी मैम, एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हेयर कि जैसे आप शिव जी के साथ कनेक्टेड हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह से अपनी जर्नीज में किसी एक इंसान को या भगवान को फॉलो कर रहे होते हैं। भगवान सबके लिए एक है, हम कहते हैं। किसी भी धर्म स्थल के बाहर से जब हम निकल रहे होते हैं, हमारा सर झुक जाता है, वो किसी भी धर्म का हो। बट कई बार हम किसी पर्टिकुलरली किसी एक भगवान को, एक गुरु को, उनको ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं,
तो उनसे कनेक्शन ज़्यादा फील होता है। सिमिलरली मैं गोल्डन टेम्पल अक्सर विजिट करता हूँ। कुछ भी हो जाने के बाद कई बार कह दिया जाता है कि हम पहले जाके भगवान से ये मांगे, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। एंड जब भी कुछ अच्छा हो जाता है, जैसे मेरी 5 बुक्स आई हैं, जब भी मेरी नई बुक आती है और मेरे हाथ में मेरी पहली ऑथर कॉपी आती है, तो वो मेरा तय होता है कि वो किसी भी दिन ऑथर कॉपी आ जाए, अगले दिन मैंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना है मत्था टेकने। मैं हरमंदिर साहब पहुंचा होता हूँ। और बाई चांस कुछ ऐसा वजह बन जाए कि हम नहीं जा सकते, तो जो भी नियर बाय पॉसिबल गुरुद्वारा साहब है, मैंने वहाँ जाना ही जाना है। तो अगेन जैसे आपने मेंशन किया कि जो जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे हीलिंग स्पिरिचुअली मिल रही है वहाँ से, वही समझ सकता है। बिल्कुल। तो आई डेफिनेटली एग्री विद योर वर्ड्स एंड आई वुड थैंक यू वंस अगेन बिकॉज इट इज़ नेवर एक्सपेक्टेड। पहले से हमें पता नहीं होता कि क्या बातें होने वाली हैं पॉडकास्ट पे। एंड आपने कहा आपका पहला पॉडकास्ट है, तो कितनी कंफर्टेबली आप वो बातें बता पाएं। और But you मुझे were- भी नहीं ये लग रहा था कि मैं ऐसे आंसर दे पाऊंगी। आई वाज सो नर्वस मॉर्निंग में, फिर यहाँ पर आकर लगा कि नहीं कर पाऊंगी, कर लेती हूँ, मैं कर पाऊंगी, बिकॉज सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया आज तक, तो ये भी अच्छे से हो ही जाएगा। डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो गया। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, ये मौका देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। रियली रियली हेल्प मी टू ओवरकम माई फियर्स। थैंक यू सो मच मैम। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव दिस प्लेटफॉर्म जिस पे हम बैठ के बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेशनल बातें कर पाते हैं। नो डाउट जैसा आपने कहा कि यू फेल्ट कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यहाँ पे आके, बट एट द सेम टाइम आपकी बातें सुन के सुनने वालों का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इम्पैक्ट हमारे तक पहुँच ही नहीं पाता। कई बार बहुत देर बाद हमें पता लगता है, कोई हमें मिलता है और कहता है कि आपकी तब बात सुनी थी और मेरे पे असर कर गई और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि जब भी मैं नेगेटिव सिचुएशन में होती हूँ, कहीं ना कहीं से एक कोट आ जाती है, कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशनल वीडियो आ जाता है। अब ये भगवान की तरफ से आता है या जैसे भी आता है, बट वो चीज़ मेरे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहिए ही होती है ओवरकम करने के लिए। तो सेम में ये मैसेज अगर कहीं किसी की हेल्प करेगा, तो आई फील वेरी गुड कि मेरी वजह से या मेरी लाइफ जर्नी से कोई अगर इंस्पायर हो पाएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मेरे लिए एक पॉजिटिव कर्मा में ऐड होगा वो। परफेक्ट मैम। एंड आई वुड से टुवर्ड्स द एंड के जो आपने पायस वाइब्स स्टूडियो नाम रखा है, वो बहुत ही सही चुना है अपने हिसाब से, बिकॉज यू हैव वेरी पायस थॉट्स एंड वाइब्स। Thank you. एंड आई रियली होप दैट योर स्टूडियो really does well in life. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for taking out time and being here on the Mubarak Show. Thank you. That was Shalini ma'am with us. बहुत ब्रीफ में कह दिया जाता है कि अपना पैशन फॉलो किया, प्रोफेशन बना लिया, एंटरप्रेन्योर बने और अपना खुद का आर्ट स्टूडियो खोल लिया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है, वो सारा समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमने एक आर्ट स्टूडियो की बात करी है, लेकिन इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड्स में किन स्ट्रगल्स से गुजरे और कैसे आज सक्सेसफुल हुए। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिस्कसिंग ऑन द मुबारक शो। एंड हमारी डिस्कशंस इसी पॉजिटिविटी, मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड रहती हैं। आई होप वी डिड जस्टिस टू टुडेज एपिसोड फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर।